जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चा क्लास 12th में है और इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, उसके लिए ये जो हिस्ट्री का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री से आपका मध्यकालीन इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है। क्या बाबू? तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है। तो आप दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़िए और आपके जितने भी जो क्लास 12th में जो भी बच्चा जो आर्ट्स लिया हुआ है और वो दिल्ली सल्तनत पढ़ना चाहता है, उनके पास आप प्लीज़ हमारा लिंक शेयर कर दें। आप सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। और जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कंपटीशन में एग्ज़ाम देगा उसके लिए दिल्ली सल्तनत अलग से बनाया गया। नहीं, यही दिल्ली सल्तनत कंपटीशन के लिए भी बच्चों को पढ़ने का होता है और यही दिल्ली सल्तनत हम 12th के बच्चों को भी पढ़ना होता है। तो इसीलिए 11th और 12th हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। जो भी आर्ट्स लिया हुआ बच्चा है और वो 11th 12th में आर्ट्स लिया हुआ और आर्ट्स लेकर पढ़ रहा, तो वो जो भी सब्जेक्ट से अपना आर्ट्स पेपर पढ़ रहा है उसको इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए कि जब कंपटीशन में वो बैठे तब उनको ऐसा ना लगे कि हम ये तो 12th में पढ़ लेते तो अच्छा रहता। इसीलिए 12th में आप हल्का में मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स को हल्का में लेते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट हल्का में लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है बाबू। इसको आप जितना पढ़िएगा उतना समझिएगा और उतना आगे चलकर आपको काम देगा। साइंस वाले स्टूडेंट भी है, वो भी अपना जो साइंस पे पकड़ अच्छा से बनाइए, ताकि क्या हो सके आपको आगे कंपटीशन में दिक्कत ना आ सके। देखिए, जितना भी क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यूपीएससी का तैयारी कीजिए, बीपीएससी का तैयारी कीजिए, कुछ का तैयारी कीजिए, कि कहता है कि 7 से लेके तुम 12th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाओ। तो तुमको वही पढ़ना ही है बाबू। तो तुम काहे अभी से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी से क्या करो, तुम अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको बढ़िया से पढ़ो। फाकाबाजी नहीं करो कि हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, हमको नंबर लाना है, 3 महीना में हम एग्जाम करके आइंस्टीन बन जाएंगे। ऐसा पढ़ाई नहीं होता। ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आप 2 साल के पढ़ाई आगे आपको काम दे दे। तब उसको क्या कहा जाता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा, ये बच्चा कुछ आपका समझा। तो हम दिल्ली सल्तनत आज पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू? दिल्ली सल्तनत। क्लास को एंड तक देखिए। ये व्हाइट बोर्ड देखकर आप स्किप ना करें, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो किसी के मुताज नहीं होता। नॉलेज किसी का मुताज नहीं होता। वो जिसके पास नॉलेज है वो कुछ भी कर अपना क्या हो सकता है, अपना जो प्रतिभा को डेवलप करके और रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। ज्ञान ऐसा चीज ही है। ज्ञान ऐसा चीज़ है जिसको कोई बांध कर नहीं रख सकता। ज्ञान हमेशा 4 दीवारी में नहीं बन सकती, वो हमेशा खुले आसमान खोजती है। इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 1206 ईस्वी में हमारा दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। दिल्ली सल्तनत, इसे हम सल्तनत काल भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत को हम सल्तनत काल भी कहते हैं। अब कहिएगा, ये सल्तनत काल और दिल्ली सल्तनत मतलब अंतर कौन सी है? तो सल्तनत काल को ही दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यानी कि सल्तनत काल में जितने भी वंश आए वो अपनी राजधानी दिल्ली के आसपास शहरों को बनाए और उनकी जो भी राजधानी है बहुत प्रमुख दिल्ली में ही रखा गया। बहुत सारे ऐसे जो आपका यहाँ आते हैं शासक, वो दिल्ली को अपना राजधानी बनाते हैं। इस तरह से उसका जो नाम है वो दिल्ली सल्तनत। और हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में होता है। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब होता है? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। करीब 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत शासन करता है भारत पर। करीब 320 वर्षों तक। कितना वर्ष तक? 320 वर्षों तक। और स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी में। हम दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश के बारे में पढ़ते। क्या पढ़ते बाबू? 5 वंश के बारे में हमें दिल्ली सल्तनत में पढ़ने को मिलता है। तो वो कौन से 5 वंश है जिसके बारे में हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं? तो आइए थोड़ा सा देखिए और गौर कीजिए। हमने यहाँ पे एक
छोटा सा ट्रिक लिखा है जिसकी वजह से आप दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश है उसको आप याद रख सकते हैं। ट्रिक के वजह से आप दिल्ली सल्तनत के सभी वंश को याद कर सकते हैं। हमने लिखा गुल खिल तू सैयद लोधी, जो गुल खिल तू सैयद लोधी। गुल मतलब क्या हुआ, मुंह धोए वाला गुल ना है, गुल मतलब गुलाम वंश। गुल मतलब क्या हुआ, गुलाम वंश। और खिल मतलब खिलजी वंश, खिल गया, खिलजी खिल गया। गुलाब, एक हम ये भी कह सकते हैं गुलाब खिल गया, तो मतलब क्या हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। गु से गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। फिर से बोलिए, गुलाम वंश जो आपका है वो किस में आता है, तो दिल्ली सल्तनत में आता है। दिल्ली सल्तनत में क्या है, 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे राज्य किया, मतलब उसका सल्तनत काल चला। 5 वंश का सल्तनत काल चलता है दिल्ली सल्तनत में, जिसमें हम गुल खिल तू सैयद लोधी, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा, देखिए गुलाम वंश। सबसे पहले गुल आ रहा, कौन सी आ रहा, गुल आ रहा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। गुलाम वंश जो होता है वही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। बाबू क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गुलाम वंश को कहा जाता है। अब कहिएगा इसको संस्थापक कहा जाता है, लेकिन गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। अब कहिएगा ये आप कैसे कह दिए, दोनों तो एक के हैं, दोनों एक न है। गौर से सुनिए, गुलाम वंश के जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा गया। वो दिल्ली सल्तनत को क्या किए, संस्थापित किए, मतलब स्थापना किए, लेकिन उनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। मतलब वास्तविक संस्थापक उनको नहीं कहा जाता है, किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आखिर वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन उठा। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, इसको वास्तविक संस्थापक काहे नहीं कहा जाता है, जब ये दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया तो इसी को ना वास्तविक संस्थापक कहेंगे, काहे नहीं कहा जाता है। सोचिए आप लोग, सोचिए काहे नहीं कहा जाता है। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने क्या किया, खलीफा से खिलते नहीं लिए। जब कोई भी सुल्तान, जब सुल्तान बनता है, जब कोई भी सल्तनत काल में सुल्तान बनता है, जब कोई राजगद्दी पे बैठता है जिसे हम सुल्तान कहते हैं, तो वो सुल्तान बनने से पहले खलीफा से खिलत लेता है। क्या लेता है बाबू, खलीफा से खिलत लेता है। लेकिन जो इल्तुतमिश था वो खलीफा से खिलते नहीं लेता है। तो खिलत क्या होता है, खिलत इस्लाम धर्म में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे खिलत लेने से उसे कानूनी रूप से उस सल्तनत काल का सुल्तान कहा जाता है। तो ये जो थे आपका ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खिलत नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते, खिलत नहीं लेते। इसके वजह से उन्हें क्या नहीं कहा जाता है, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक, या हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहेंगे। यही काम कौन कर लेता, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत तेज आदमी थे। वो क्या किए, जब सुल्तान बने तो सबसे पहले वो दौड़ गए खलीफा के पास और खिलत ले लिए और बन गए, क्या बन गए, तो सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक बन गए। इतना तक दिक्कत, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। काहे कि जितना भी टॉपिक है यहाँ तक एकदम फुल कवर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, आखिर हम गुलाम वंश, हमने क्या बोला, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सोच रहे हैं कुछ उटपटांग आपको नहीं लग रहा है, ये गुलाम वंश, इसको नामे रखना था तो कुछ अच्छा वंश नाम रखता, ये गुलाम वंश काहे नाम रखा, कोई तो कोई लॉजिक होगा। आखिर काला जामुन को काला जामुन काहे कहा जाता है, क्योंकि वो काला है।
काला है ना, तभी उसको काला जामुन कहा गया। तो आखिर ये गुलाम वंश को गुलाम वंश काहे कहा गया? कुछ तो लॉजिक है इसके पीछे। तो हाँ जी हाँ, इसके पीछे लॉजिक है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ने, वो की था ने, गौरी जानते, गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गुलाम था, और वो गुलाम था, और दिल्ली का सल्तनत जब बना, जब दिल्ली सल्तनत का जब वो स्थापना किया, तो वो अपना जो वंश का नाम गुलाम वंश रख दिया कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ क्या थे, हम गुलाम थे, हमारा वंश गुलाम है, तो वो गुलाम वंश रखता है। हम ऐसा उसको लिख सकते एक लाइन में कि गुलाम वंश, जिस वंश को गुलाम, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता बाबू? किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। सोचिए, गुलाम के पास इतना दिमाग था कि वो क्या किया, पूरा दिल्ली सल्तनत का नींव रख दिया है। अब देखिए, इस वंश को इलवरी या ममलुक वंश भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन नया नाम आ गया, इलवरी। देखिए, इलवरी, जितने भी इलवरी वंश के लोग आते थे वो गुलाम वंश के जितने भी लोग होते थे ने, वो इलवरी वंश के होते हैं। अब नहीं समझे होंगे, जैसे कि जहाँ से गुलामों को खरीदा जाता था ने, गुलामों को जहाँ से खरीदा जाता था उसको इलवरी वंश कहते हैं। मतलब जितना गुलाम है सब किसका वंश है? इलवरी वंश का गुलाम है, इसीलिए इसे इलवरी वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश भी कहा जाता है। लेकिन ये ज़्यादा परिचित गुलाम वंश के नाम से है। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक हमारा गुलाम वंश चलता है, जिसमें बहुत सारे शासक आते हैं। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया, आराम शाह आया, उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, बारम शाह आते हैं। बहुत सारे शासक क्या करते हैं, गुलाम वंश पे राज करते हैं, गुलाम वंश पे राज करते। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो संस्थापक है उसके बारे में तो हम पहले उस जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, हमने क्या बताया? हमने बताया कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहते। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। ये नहीं हम कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। उसके बाद हमने जाना गुलाम वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, जिसने गुलाम वंश का नींव रखा। उसके बाद हमने जाना कि गुलाम वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका अब देखते हैं राज्याभिषेक। ये तो हम इतना जान लिए इसके बारे में। अब आखिर राजगद्दी पे कब बैठा? राज्याभिषेक होता है ना, राज्याभिषेक आप लोग सुने होंगे। जैसे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक एक भव्य आयोजन किया जाता है, उसके तहत क्या किया जाता है, जो राजा बनने वाला होता है उसका राज्याभिषेक किया जाता है। उसी प्रकार क्या हुआ, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है। क्या होता है बाबू? राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। किसका? ऐबक का राज्याभिषेक होता है। और इसी दिन से दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी जाती है। इसी दिन से इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। 1206 ईस्वी में, 24 जून 1206 ईस्वी में। देखिए 1206 आप याद रखिए, इससे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ। दूसरा, जो दिल्ली से गुलाम वंश का स्टार्टिंग 1206 से है। उसके बाद देखिए राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1206 में हुआ। तो वही आप अगर हिस्ट्री को सीक्वेंस से पढ़िएगा तो आप नहीं भुलाइएगा, और रटिए नहीं, समझिए। रट के नहीं पढ़िए, समझिए। देखिए हमने की बताया, गुलाम वंश। आखिर इसको गुलाम कहा क्यों गया? तुरंत दिमाग लगा दीजिए। जहां गुलाम लिखल है, गुलाम वंश काहे कहा गया? इसके मतलब ये बंदा जरूर केकरो गुलाम होगा है। तो रटना नहीं है, सिर्फ याद करना। रटिएगा आज, कल भुला जाइएगा। तो राज्याभिषेक किया कितना? 24 जून 1206 में।
अब राजाभिषेक हो गया ने, अब राजाभिषेक हो गया, अब अपना राजधानी, अब ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? जब कोई भी, देखिए जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी का राजाभिषेक कब होगा? जब वो चुनाव जीतेंगे, शपथ लेंगे, मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत को एकदम बढ़िया से रखेंगे, ऐसे करके लेते हैं शपथ। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि होता है भारत में। अब देखिए, तो वैसा ही उनका राजधानी कहाँ है? हमारा भारत का राजधानी कहाँ? दिल्ली में है बाबू। तो वैसा ही जब ये राजगद्दी पर बैठा तो वो क्या बनाए? अपनी राजधानी बनाता है। अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर बनाता है। ये जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अपनी राजधानी लाहौर बनाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर बनाते हैं। याद रखिएगा, कुतुब मीनार। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारा काम किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारा काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा। हम क्या बोले? नींव रखा, निर्माण नहीं करवाया बाबू, निर्माण नहीं करवाया। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखते हैं, लेकिन क्या निर्माण करवाते हैं? निर्माण नहीं करवाते। निर्माण कौन करवाते हैं? तो निर्माण आपका इल्तुतमिश करवाता है। देखिए इल्तुतमिश कितना तेज आदमी है। यही कहा गया, जो इतिहास से सीख लिया वो बहुत कुछ सीख लिया। इतिहास कहता है ने, और साइंटिस्ट कहते हैं, जो इतिहासकार हैं और इतिहास में जिसका नाम आया है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम दूसरे की गलतियों को देखकर सीखो, दूसरे का गलतियों को देखकर सीखो और उस गलती को सुधारकर अपना एक बड़ा नाम कर लो। यही काम तो करते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को आप देखिएगा कि देखिए वो उसका गुण नहीं मैच कर रहा, वो उसका गुण नहीं मैच कर, अरे अच्छा एक कर थ्योरी में चीज कमी है, वो की किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, जोड़ दिया, महान बन गया। तो वैसा ही इतिहास से, तो इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए कि दूसरा का कमी नहीं बताओ, उसका कमी को क्या करो, उजागर करो और उस पर वर्क कर कर तुम महान बन जाओ। यही काम इल्तुतमिश कर रहा था। इल्तुतमिश के पहले क्या किया? इल्तुतमिश देखिए, ये जो था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो पहले खिलत नहीं लेता है, तो इसको तो सुल्तान मानवे ने कोई किया नहीं किया, तभी इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा गया। और इल्तुतमिश दिमागर आदमी था, वो इसका गलती के पकड़ा और की किया, जाके खिलत ले लिया, वो वास्तविक संस्थापक बन गया। फिर ये वही गलती की पकड़ा कि देखा रे कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रख दिया, लेकिन निर्माण नहीं करवाया। निर्माण नहीं करवाया, इल्तुतमिश की करता है, निर्माण करवा देता है। तो इससे बड़े नहीं मानेंगे। देखिए कहा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है? तो इल्तुतमिश ने कराया। वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। तो कितना वो क्या हुआ, इसका गलती से सीख कर वो महान बन गया। तो यही इतिहास का खूबी होता है, क्या हुआ, महान बन गया। तो अब देखिए इल्तुतमिश की कराता है, नींव रखता है। मतलब जैसे आप घर बनाते हैं तो जिस तरह से बाउंड्री देते हैं, पहले बाउंड्री देते तब घर का निर्माण करते हैं, तो वही नींव रख दिया। तो ये खाली नींवे रखे के काम कर रहा था। इल्तुतमिश नींव रख दिया, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रख देता है और इल्तुतमिश निर्माण करवा देता है। तो देखिए मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। अब आपको याद नहीं रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की करवाया है, तो आप थोड़ा सा सुनिए। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, इसका देखिए कुतुब आया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आगे में की लगता है, इसका नाम के आगे में कुतुब लगता है ने। ये जौन काम करेगा ना उसका आगे कुतुब जरूर लगाएगा, है अपना नाम बताएगा ने। जैसे देखिए रोड बनवाएगा ना मुखिया, तो बोर्ड में लिखवाएगा ये मुखिया ये रोड बनवाया। तो उसे ही देखिए की किया, कुतुब मीनार का निर्माण करवा नींव रखा ने। तो पहले कुतुब मीनार का नाम कैसे रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम कैसे रखा? कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार है ने। और सही ये जब दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है, तब पर भी उसका नाम की रखता है? कुतुब उल मस्जिद। तब कुतुब और कुतुब आएगा तो आप समझिएगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का है। जहां कुतुब देख लिए मार दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया होगा। कितना अच्छा ट्रिक है, कुतुब देखते ही कुतुबुद्दीन ऐबक। तब हम देखें क्या कि दिल्ली का
कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तब कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का ही झोपड़ा बनाते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 12th के एग्जाम में बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। एकदम पट पट कुतुबुद्दीन मारिए, एकदम हो जाएगा सही। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बड़ा दयालु था। कुतुबुद्दीन ऐबक की था दयालु था, इसे जनता के प्रति बहुत दया माया था। देखिए इसे लाख वक्स कहा जाता है, मतलब लाखों में दान देने वाला। ये अपनी जनता को गरीब व्यक्ति को लाखों लाखों दान करता था, इसीलिए इसको लाख वक्स कहा गया। लाख वक्स मतलब लाखों में दान देने वाला। इसका देखिए 90 से पता चला, लाख वक्स मतलब लाखों का दान देने वाला। इसे हातिम भी कहा जाता है। हातिम लाख वक्स किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। देखिए ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कराने वाला जो सेनानायक था बख्तियार खिलजी था। आप इसके बाद हम बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ेंगे ने। सोचिए जो बख्तियार खिलजी जो था वो किसका था? ये सेनानायक था। तो ऐसा हम कह सकते हैं ये इसका गुलामे था? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जो ये बख्तियार खिलजी जो था इसका क्या था? सेना नायक या हम सेनापति कह सकते हैं। तो ये इसका गुलामे था, इसका अंडर में काम करता था ने। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति है ने बख्तियार खिलजी, वो हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जला देता है। सोचिए कितना दुख का बात है। हमें बोलते हुए इतना दुख लग रहा कि इतना अच्छा विश्वविद्यालय को एक बख्तियार खिलजी जो था वो जला दिया। इस पर तो हमको बहुत गुस्सा भरल रहता है। ये बख्तियार खिलजी जो की करता है ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। सोचिए नालंदा विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध और इतना अच्छा विश्वविद्यालय था जहाँ पढ़ने हमारी बिहार की धरती पे पढ़ने विदेशों के लोग आते थे। सोचिए अगर आज वो विश्वविद्यालय हमारे बीच रहता तो आज हमारा बिहार कहाँ से कहाँ रहता। लेकिन यही कहा जाता है किस्मत को मंजूर नहीं था कि हम वैसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाते, इसीलिए ये जो बख्तियार खिलजी था उसको आग लगा देता, जला देता। उसमें इतना ग्रंथ किताब थे कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी जब जल रहा था, जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था तो वो महीनों तक उसमें आग लगती रही, महीनों तक वो यूनिवर्सिटी जलता रहा। सोचिए नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय नहीं जल रही थी। उस समय हम कह सकते बिहार के बहुत सारे, बिहार का कि पूरा दुनिया का एक ऐसा यूनिवर्सिटी जल रहा था जो शिक्षा से क्या कर रहा था, लोगों को बेहतर शिक्षा और बेहतर जिंदगी देने का काम कर रहा था। आज भी आप जब नालंदा यूनिवर्सिटी जाइएगा जो नालंदा में सिचुएटेड है, अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी जाइएगा तो अभी वहाँ सिर्फ खंडर दिखता है। बस हम थोड़ा सा मेरा यही कहना है कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनः अगर उसको निर्माण करवा दिया जाए और वैसा ही शिक्षा देने की कोशिश किया जाए तो फिर से हमारा बिहार, हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि जानते जब नालंदा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई होती थी तो उस समय उसको विश्व गुरु कहा जाता था। हमारा बिहार के धरती पे चाइना से लोग पढ़ने आते थे। और आज देखिए बिहार का एजुकेशन व्यवस्था कहाँ जा रहा है। तो लोग कहते हैं हम बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था, है नहीं। बिहारी लोगों को समझना चाहिए कि हम अपना जो एजुकेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और उस समय वक्त फिर से लौटे जब कब था, जब ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो हमारा बिहार था वो फिर से लौटे, तब हमारा जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा होगा। तब हम क्या पढ़ रहे थे कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था, इसी के नाम पर बख्तियारपुर रखा गया। सोचिए एक नाम पर तो कुछ रखे के नहीं चाहिए था। सोचिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और उसके बाद इसका जो नाम पे बख्तियारपुर रखा गया है। ये आपका खिलजी वंश के जो बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रखा गया है नाम। तब हमने क्या जाना, हमने यहाँ तक समझ लिया कि इसे लाख वक्स कहा जाता था, इसे लाखों में दान देने वाला हातिम भी कहते हैं।
अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक इतना काम करके इसको मरने के बारी आ गया था। ये इतना काम कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना काम कर दिया, अभी जाए वाला है। तो देखिए की काम करता है कि जैसे ही चल जाए, ये की करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलल जाता है। चौगान देखे हैं, घोड़ा पर बैठ के नहीं देखते हैं, हॉकी से बॉल को मारता है, उसी को कहते हैं चौगान। तो ये चौगान खेलल जा रहा था, इसका काल बुला रहा था, मरे वाला था तो जा गया चौगान खेले। 1210 ईस्वी में जाता है चौगान खेलने और वहीं पे घोड़ा से गिरकर ये मर जाता है। मतलब इसकी मृत्यु कैसे होती बाबू, तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और वो वहीं निपट जाता है, वो वहीं टेक कर जाता है। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती, क्वेश्चन आता है बाबू कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, लाहौर में। कहाँ होता है, लाहौर में। लाहौर में ही राजधानी भी लाहौर बनाया और मृत्यु भी लाहौर। देखिए अब चाहिएगा ने तो आप कभी भी गुलाम वंश के नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इसके नामे रखा है कि एकदम स्टूडेंट के लिए अच्छा है। देखिए राजधानी भी बनाया लाहौर, ताकि 2 बार स्टूडेंट के 2 नाम ना याद करे पड़े। लाहौर राजधानी भी बना दिया और लाहौर में जाके मर भी गया। क्या किया, लाहौर राजधानी बनाया, लाहौर में जाके इसकी मृत्यु हो गई। तो हम लाहौर क्या पढ़ेंगे, लाहौर में राजधानी और इसकी मृत्यु लाहौर में हुई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किसका करवाया, तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नींव रखा कुतुब मीनार का। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। ये खिलत नहीं लिया था। अब देखिए, अब जैसे ही कोई मरता है ने वैसे ही क्या होता है, उसका गद्दी पर कोई बैठे लगी तैयार होता है, कोई उत्तराधिकारी तैयार। जैसे ही आपके दादाजी मरे वैसे ही आपका पिताजी की हैं प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है वैसे ही तुरंत आराम सा जो होता है उत्तराधिकारी बने लगी तैयार हो जाता है। चाहे वो योग्य हो चाहे न हो, हमारे बाबूजी के जमीन है, हम हड़पेंगे, ऐसा होता है ने। चाहे पियक्कड़ हो भल, लेकिन की करता है, जमीन अपने अंडर में लेता है। तो जो आराम शाह जो था वो क्या किया, उत्तराधिकारी बना। किसके बाद, गुलाम वंश का उत्तराधिकारी कौन है, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह क्या करते हैं, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा है वो कौन है, आराम शाह। गुलाम वंश का दूसरा उत्तराधिकारी आराम शाह है। आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह 8 महीनों तक शासन करता है। ये जानते हैं 8 महीने योग्य नहीं था, ये महाबुड़वक था। इतिहास में देखिए, इतिहास में ऐसा दोहराया गया, एगो बढ़िया आएगा, एगो एकदम इंटेलिजेंट आएगा तो दूसरा एकदम बुड़वक आएगा। जिसका बाप है एकदम लायक, उसका बेटा नालायक होवे करता है। ये इतिहास गवाह, अभी नहीं है। जिसका एकदम बाप इंटेलिजेंट, उसका बेटा एकदम बुड़वक रहेगा। वही इतिहास से चला आ रहा है, तो आराम शाह योग्य नहीं रहता है। ये 8 महीना तक सिर्फ शासन करता है। इसको गद्दी 8 महीना तक नसीब होता है। इसकी हत्या ने इल्तुतमिश कर देता है 1211 ईस्वी में। इसकी हत्या, आराम शाह का हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश कर देता है। ये जो इल्तुतमिश था ने, इसका दामाद होता है। किसका दामाद होता है, तो ये दामाद होता है। इल्तुतमिश किस दामाद होता है, इल्तुतमिश दामाद होता है। की कर देता है, आराम शाह का हत्या कर देता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है इल्तुतमिश, इसको मार के अपने गद्दी पर बैठ जाता है। इसीलिए कहते धी दामाद भगना कभी नहीं अपना। देखिए मार दिया, बैठ गया गद्दी पर। आराम शाह के जगह पर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 ईस्वी में। हमने आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा जाना, यानी कि हम कह सकते गुलाम वंश आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम वंश के जो एक संस्थापक थे, मतलब हम गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उसके बारे में जाने और उत्तराधिकारी के बारे में जाने। अभी गुलाम वंश खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, इल्तुतमिश के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। जय हिंद।